नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत प्रगतिवाद के आगे की श्रृंखला। इससे पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था प्रगतिवाद में प्रगतिवाद क्या है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, प्रगतिवाद व प्रगतिशील में अंतर और प्रगतिवाद की प्रमुख कवि व उनके काव्य के बारे में हमने इससे पूर्व की कक्षा में पढ़ा था। और आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं, जिन्हें कि हम प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां भी कह सकते हैं। तो प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां और विशेषताएं दोनों एक ही हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां। प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताओं को हम दो भागों में बांटेंगे। एक कहलाएगा भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम देखेंगे और कला पक्ष के अंतर्गत भाव पक्ष को संवेदना भी कहा जाता है और कला पक्ष को कहा जाता है शिल्प। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाव पक्ष अर्थात संवेदना। प्रगतिवाद के जो काव्य हैं उसमें क्या विशेषता मिलती है भाव पक्ष से संबंधित, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे प्रमुख विशेषता है प्रगतिवाद की मार्क्स का गुणगान। इन्होंने मार्क्स को बहुत महत्व दिया, तो मार्क्सवाद में इनका विश्वास जो है नज़र आता है। मार्क्सवाद में विश्वास ये प्रगतिवाद की सबसे प्रमुख विशेषता है। प्रगतिवादी चिंतक मार्क्सवादी चिंतक हैं और प्रगतिवादी कवि साम्यवाद के आदर्श में पूरा विश्वास रखते हैं। मार्क्स के अनुसार मार्क्स क्या कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है हिंसक क्रांति के साथ समाप्त होगी, अर्थात ये अपने आप में हिंसा लिए हुए है, हिंसा को समाहित किए हुए, और जिसके परिणाम स्वरूप ही पहले समाजवादी तथा अंततः साम्यवादी व्यवस्था आएगी, जिसमें कोई शोषक और शोषित नहीं होगा। ये समानता को महत्व देते हुए कहते हैं कि इससे शोषक और शोषित वर्ग का जो भेद है वो समाप्त हो जाएगा, ना कोई शोषक रहेगा और ना ही शोषित। अब यहाँ शोषक और शोषित से क्या तात्पर्य है मैं आपको समझा दूं। शोषक से तात्पर्य है पूंजीपति वर्ग, जिसके आधार में रहकर या जिसके नीचे रहकर मजदूर वर्ग कार्य करता है वो कहलाता है शोषक वर्ग, और जो मजदूर वर्ग है निचले दर्जे का है, श्रमिक है, जो कि पूंजीपतियों के अधीन होता है, वह होता है शोषित वर्ग। तो ये मार्क्स मानता है कि जो हिंसक क्रांति होगी उसके परिणाम स्वरूप ये वर्ग मिट जाएगा, ये वर्ग भेद नहीं रहेगा। ये कवि सोवियत संघ में क्रांति के परचम फैलाने वाले मजदूर सेना को आदर के भाव से देखते हैं। इसी के संबंध में भाव पक्ष के संबंध में जो इन्होंने मार्क्सवाद में विश्वास दिलाया है उसमें ही मुक्तिबोध की कुछ पंक्तियां हैं। लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम, उनको उनके स्त्री पुरुष को मेरा लाल सलाम। तो इन सेनाओं के प्रति, इन मजदूर सेना के प्रति इन्होंने आदर भाव रखते हुए सलाम प्रस्तुत किया है मुक्तिबोध ने। इसके बाद दूसरी विशेषता है समाजवादी यथार्थवाद। यथार्थ से तात्पर्य है जो कि वर्तमान की स्थिति है, उसे कहते हैं यथार्थ। तो प्रगतिवादी कवि यथार्थवाद में विश्वास रखते हैं। प्रगतिवादी कवि अपने आज में जीना चाहते हैं, अपने आज को ही स्वीकार करते हैं और उसी में ही विश्वास करते हैं। आदर्शवाद या आध्यात्मवाद में बिल्कुल भी नहीं। इनका यथार्थवाद जो है समाजवादी मान्यताओं पर आधारित है। इनका यथार्थवाद समाजवादी मान्यताओं पर आधारित है, जिसके अनुसार मानव के यथार्थ को निर्धारित करने वाली सबसे ताकतवर शक्ति अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली है। मार्क्स ने कहा भी है कि सारा चिंतन, सारी संस्कृति पेट भरने के बाद ही अस्तित्व में आती है, और यही भाव इनकी कविताओं में भी नजर आया है। जैसे कि नागार्जुन की कविता हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी, अकाल और उसके बाद, जिसने अकाल के बाद की स्थिति का बताया गया था कि नागार्जुन ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया था। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तो उसी को ही इन्होंने
प्रगतिवाद में यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं कि सारी संस्कृति जो है पेट भरने के बाद ही अस्तित्व में आती है, अर्थात पेट की भूख को महत्व देते हुए कहा है। नागार्जुन भी कहते हैं कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, अकाल के बाद जो कुछ स्थिति में सुधार आया है उसे ये दिखा रहे हैं। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। तो ये है नागार्जुन की पंक्तियां। इसके बाद अगली विशेषताएं हम देखते हैं, वो है पूंजीवादी व्यवस्था से घृणा। तो मार्क्स जो है वो वर्ग भेद को स्वीकार नहीं करता, शोषक और शोषित के भेद को स्वीकार नहीं करता, पूंजीपतियों के प्रति जो है घृणा का भाव रखता है। तो प्रगतिवादी साहित्य के आक्रोश का केंद्र जो है पूंजीवादी व्यवस्था और पूंजीपति वर्ग के लोग हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों के द्वारा जो स्थापित उद्योगों में उत्पादन का कार्य मजदूर करते हैं, किंतु उससे पैदा होने वाले धन को पूंजीपति हड़प कर जाते हैं और इस अधिशेष मूल्य को हस्तगत करके वे मजदूरों का शोषण करते हैं। अर्थात इस बात का सार ये है कि मार्क्स कहना चाहते हैं वो कि पूंजीपति उद्योग धंधे स्थापित करते हैं, फैक्ट्रियां, मिल्स बनाते हैं और उसमें कार्य कौन करता है? मजदूर वर्ग। तो पूंजीपतियों को जो लाभ होता है उसका अधिकांश भाग पूंजीपति रखते हैं और जबकि मजदूरों को तो कुछ एक हिस्सा पहुंचता है जिससे कि उनका जो है एक तरह से शोषण होता है। तो यही पूंजीपतियों के बारे में मार्क्सवादी कहते हैं कि ये मजदूरों के उत्पादन कार्य से, मजदूरों का उत्पादन कार्य होता है, उससे जो पैदा होने वाला धन है वो पूंजीपति हड़प कर जाते हैं और इस अधिशेष मूल्य को, बचा हुआ जो कुछ बहुत है, उसे हस्तगत करके वे मजदूरों का शोषण करते हैं। अर्थात अधिक अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, अपने अंदर में कर लेते हैं और मजदूरों के हिस्से में कुछ भी नहीं आता और जिस प्रकार से मजदूर क्या है? शोषण का शिकार होता है। इसलिए प्रगतिवादी कवि पूंजीवाद के प्रति विरोध का भाव रखते हैं, उनके प्रति हिंसक का भाव रखते हैं, घृणा का भाव रखते हैं। मुक्तिबोध ने पूंजीपतियों के संबंध में कहा है और पूंजीपतियों और जो शोषक वर्ग, जो मजदूर वर्ग है, उनके आधार पर इन्होंने कुछ पंक्तियां कही हैं। तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल तेरा अर्थ। तो यहाँ मजदूर की स्थिति को कह रहे हैं कि तू ही मरण, अर्थात तेरे ही मरने की स्थिति है। तू है रिक्त, तू ही फिर भी सब कुछ करने के बाद तू खाली है। तू है व्यर्थ, इतना कुछ करता है पूंजीपति के लिए, उत्पादन के लिए, फिर भी तू व्यर्थ ही माना जाता है। तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ, मतलब ये कह रहे हैं कि पूंजीवादियों की नज़रों में तुम्हारा कोई भी अर्थ नहीं है, वो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को ही ध्वंस कर देने वाले हैं। तो ये था मुक्तिबोध के अनुसार। इसके बाद अगली विशेषता देखते हैं, शोषितों के प्रति सहानुभूति और आस्था। तो प्रगतिवादी कवि जो थे उन्होंने शोषकों का तो विरोध किया है, पूंजीपतियों का विरोध किया, उनके प्रति घृणा का भाव रखा और शोषितों के प्रति वे सहानुभूति रखते हैं। प्रगतिवादी कविता में शोषण व अन्याय की चक्की में पिसते हुए मजदूर और किसान वर्ग के प्रति करुणा, आस्था, सम्मान, सहानुभूति, दया का भाव है। कवियों को गहरा विश्वास है कि मजदूर व किसान वर्ग के वंचित लोग जो हैं, कुचित लोग हैं, वो अंततः समाज की नियति बदलने की शक्ति रखते हैं। उन्होंने कहा है कि वो दुर्बल नहीं है, उनके अंदर भी एक शक्ति समाहित हुई है जो कि समाज की नियति को, समाज के भाग्य को बदल सकती है। केदारनाथ अग्रवाल इस संबंध में कहते हैं, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, अर्थात मजदूर को जब भी मैंने देखा है, किसान को जब भी मैंने देखा है, उसमें लोहे जैसी ताकत, लोहे जैसा कठोरपन, स्थायित्व देखा है। लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। तो यहाँ मजदूर की स्थिति को बता रहे हैं वो कि जब भी मैंने मजदूर को देखा है, लोहे के समान मजबूत देखा है। जिस प्रकार से लोहा आग में तपाया जाता है, उसी प्रकार से मजदूर भी अपने कार्यक्रम के द्वारा, अपने कर्म से तपता हुआ दिखाई देता है, गलता हुआ दिखाई देता है, पसीना पसीन, और अपने आप को उस कार्य में ढलते हुए दिखाई देता है। और मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा, हर कार्य को अपनी कुशलता के साथ उसे करते हुए देखा है। तो ये थी केदारनाथ अग्रवाल की कुछ पंक्तियाँ। इसके बाद अगली विशेषता है सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन। प्रगतिवादी कवि सामाजिक संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते हैं। यह परिवर्तन हृदय परिवर्तन जैसी कल्पनाओं से नहीं, वर्ण
वर्ग संघर्ष के माध्यम से। वो कहता है कि केवल मन के कोरे कहने से ही परिवर्तन नहीं होता, वर्ग संघर्ष, छोटे बड़े का अंतर, शोषक शोषित का जो अंतर है वो मिटना चाहिए। यह परिवर्तन आमूल चूक होगा, व्यवस्था में नहीं व्यवस्था का होगा। व्यवस्था का परिवर्तन होना आवश्यक है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दोहराह समय के रथ का घर नाद सुनो, दोहराह समय के रथ का घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता आती है। तो ये है दिनकर की पंक्तियां। ये कहते हैं कि हमेशा पूंजीपतियों का ही आधिपत्य नहीं रहेगा, उन्हें अपना सिंहासन खाली करना होगा, उनके स्थान पर अब कुछ नए व्यक्ति भी आएंगे। हर तरफ हर समय शोषित वर्ग का ही आधिपत्य नहीं रहेगा, शोषक वर्ग भी अपना जो है अधिकार स्थापित कर सकता है। तो यही कहते हैं कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है, दिनकर की ये पंक्तियां हैं। प्रगतिवादियों की स्पष्ट धारणा है कि वर्ग संघर्ष के बीच का कोई भी रास्ता नहीं होता। जो शोषित वर्ग के पक्ष में नहीं है वह शोषक के पक्ष में है। किसी का कहना ये नहीं है कि मैं ना तो शोषित के साथ हूँ ना ही शोषित के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यदि या तो एक व्यक्ति शोषक के पक्ष में है या फिर शोषित के पक्ष में, बीच का कोई भी रास्ता नहीं है। तटस्थता की चादर ओढ़ने वाले भी अंततः इतिहास में अपराधी ही माने जाते हैं, अर्थात कोई कुछ ना कहने वाला, मूक रहने वाला भी अपराधी ही है। चाहे उसने अपराध नहीं किया परंतु उसने उस अपराध के विरोध में उसके प्रति स्वरूप कोई प्रतिक्रिया नहीं की, उसका विरोध नहीं किया, तो वो भी अपराधी ही है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनको भी अपराध। जो तटस्थ है उसे भी अपराधी माना जाएगा। अर्थात एक तरह से हम कह सकते हैं कि कष्ट देने वाला या बुरा करने वाले से ज़्यादा साथ ही साथ उसके जो कष्ट को सहता है, उसके प्रति मूक रहता है, वो भी उतना ही भागीदार होता है। तो तटस्थ रहने वाले भी अपराधी ही कहलाएंगे। आगे है राष्ट्रीय चेतना। प्रगतिवादी कवि भी राष्ट्रीय की चेतना से युक्त हैं और उनके लिए राष्ट्रीयता का अर्थ है छायावादी कवियों से भिन्न। छायावादी कविता जो कि कल्पना से जुड़ी हुई थी, आत्माभिव्यक्ति, स्वानुभूति, सौंदर्य से जुड़ी हुई थी, यहाँ पर इनकी राष्ट्रीय चेतना से तात्पर्य है छायावादी कवियों से भिन्न होना। ये कवि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं है, न ही इनके राष्ट्र के गौरवमय अतीत और महान दर्शन के प्रति इन्होंने भावुकता व्यक्त की है। ये तो राष्ट्र का महत्व राष्ट्र से वंचित नागरिकों के आधार पर तय करते हैं। तो यहाँ इनकी राष्ट्रीयता से तात्पर्य है देश की राष्ट्रीयता, राष्ट्र के गौरव का गान, देश के बारे में वो कुछ नहीं है। इनका है जो राष्ट्रीयता से संबंध, वो है एक वंचित नागरिक, एक जो निचले तबके का व्यक्ति है, एक मजदूर है, एक कृषक है, एक श्रमिक है, उसके प्रति जो इन्होंने अपना महत्व दिखाया है वो इनकी राष्ट्रीयता के अंतर्गत आता है। तो नागार्जुन ने जिसे कहा है, जहाँ न भरता पेट देश वह कैसा भी हो महानरक है। जहाँ न भरता पेट देश वह कैसा भी हो महानरक है। तो ऐसे देश को ये महत्व नहीं देते, ऐसे राष्ट्र को इन्होंने कोई भी महत्व नहीं दिया है जहाँ पर एक कृषक, एक श्रमिक भूखा सो जाता है। तो ऐसा देश इन्हें नहीं पसंद। तो नागार्जुन ने ये कहा है। नागार्जुन आगे कहते हैं, कागज़ की आज़ादी मिलती है ले लो दो दो आने में। वो कहते हैं कि कागज़ों में आज़ादी का कोई महत्व नहीं है, कोई मोल नहीं है। वास्तविक आज़ादी तो उस दिन होगी जिस दिन शोषक और शोषित का भेद मिट जाएगा, दोनों में समानता होगी। ये कागज़ की आज़ादी तो दो दो आने में मिलती है, अर्थात कोई मोल नहीं रखती। ये है नागार्जुन की पंक्तियाँ। इसके बाद आगे है राजनीतिक चेतना। प्रगतिवादी कवि कई अन्य कवियों की तरह राजनीति से दूर नहीं भागते, बल्कि राजनीति को यथार्थ की पहचान का प्रतीक और यथार्थ बदलने की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखते हैं। प्रगतिवादी कवि हमने पहले भी पढ़ा कि यथार्थवादी थे, यथार्थ को ही आधार मानते थे। तो राजनीतिक चेतना जो है वो इनके यथार्थ में अत्यंत मूल्यवान है, अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तो प्रगतिवादी कवि राजनीतिक चेतना से दूर नहीं भागते, राजनीति से दूर नहीं भागते,
उसे वो अपने यथार्थ से ही जोड़ते हैं। ये उदारवादी लोकतंत्र किस प्रकार शोषक वर्ग के हितों को ही सुरक्षा व अभिवृद्धि करता है, ये इन्होंने दिखाया है। नागार्जुन ने कहा है, खादी ने मलमल से चुपचाप साठ गांठ कर डाली है। खादी ने मलमल से चुप चुप साठ गांठ कर डाली है। बिड़ला टाटा डाल मियाँ की 300 दिन दिवाली है। तो यहीं पर इन्होंने ये राजनीतिक रूप से भी एक तरह से दिखाया है, राजनीतिक पक्ष को भी दिखाया है कि किस प्रकार से बिड़ला टाटा इनकी स्थिति जो है दिवाली की तरह हर वक्त इनकी जो है चांदी ही चांदी रहती है, हर वक्त इनकी उन्नति ही रहती है। और ये कह रहे हैं कि खादी ने मलमल से चुप चुप साठ गांठ कर डाली है। पुरानी परंपरा नई परंपरा ने किस प्रकार से अपने आप को ढाल रही है। और बिड़ला टाटा डाल मियाँ की 300 दिन दिवाली है। ये है नागार्जुन की पंक्तियाँ। इसके बाद है ग्राम्य प्रकृति। प्रकृतिवादी कवि प्रकृति को सैलानी की नहीं किसान की आंखों से देखते हैं। उनके आंखों में जो प्रकृति के प्रति जो भाव है वो किसान की दृष्टि का भाव है। एक किसान किस प्रकार से प्रकृति को महसूस करता है, किस नजरिए से वो देखता है, ये इन्होंने दिखाया है। क्योंकि ये कवि जन के प्रतिनिधि नहीं है, अभिजात वर्ग के प्रतिनिधि हैं, जन के प्रति हैं प्रतिनिधि हैं, अभिजात वर्ग के नहीं। अर्थात एक पूंजीपति जो ऐशो आराम से बिल्कुल सुविधाओं में रहने वाले ऐसे वर्ग के प्रतिनिधि नहीं है। ये जन जीवन के एक निचले तबके के शोषित वर्ग के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ये कहते हैं, और यहाँ इनके जो गुलाब का सौंदर्य, गुलाब को महत्व ना देते हुए चने के सौंदर्य को इन्होंने महत्व दिया। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो ग्राम की प्रकृति है उसे सामान्य दृष्टि से ना देखते हुए, एक पूंजीपति की दृष्टि से ना देखते हुए एक किसान की आंखों से देखा है। उसे एक सैलानी की दृष्टि से ना देखते हुए एक किसान की दृष्टि से उसे अनुभव किया है। तो यहीं पर इन्होंने इसी कारण गुलाब के सौंदर्य को अपने काव्य में ना लेते हुए चने के सौंदर्य को व्यक्त किया है। और किस प्रकार से वो चने के बारे में बताते हैं, इन्होंने चने के आधार पर एक कविता लिखी है, चने के पौधे के आधार पर, और जो कि ये बताती है कि किस प्रकार से ये जन सामान्य जन प्रतिनिधि के रूप में जन सामान्य से जुड़े हुए हैं। और ये कविता की कुछ पंक्तियां हैं यहाँ। एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, बांध मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा। तो यहाँ चने को जो है यहाँ पर मानवीकरण अलंकार के साथ प्रस्तुत किया गया है, मानवीय रूप में दिखाया गया है। किस प्रकार से एक चने का जो छोटा पौधा है एक बीते के बराबर इसकी लंबाई है, और हरा ठिंगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा। और चने के पौधे पर जो छोटे छोटे फूल आए हैं वो ऐसे लग रहा है कि जैसे इसने चने ने अपने मस्तक पर, अपने शीश पर मुरेठा अर्थात जो है पगड़ी बांध रखी है छोटे गुलाबी फूलों की, बड़ा ही सजकर सुंदर रूप में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर चने का इन्होंने मानवीकरण किया है, मानवीय रूप में उसे प्रस्तुत किया है। प्रगतिवादियों का प्रकृति चित्रण वर्ग संघर्ष की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी है। छायावाद में जो प्रकृति कवि को अपनी गोद में आश्रय देती है वह प्रगतिवाद में आकर क्रांति का संकेत देने लगती है। तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़ मार रहा है घूस कर कर, तोड़ रहा है तट चट्टानी। तो यहाँ पर इन्होंने जो है प्रकृति जो है उसका चित्रण किया है क्रांतिकारी रूप में। क्रांतिकारी के कुछ संकेत यहाँ नजर आए हैं। तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है घूंस से कसकर, तोड़ रहा है तट चट्टानी। प्रकृति को यहाँ क्रांति का रूप ही दिखाई दिया है। प्रकृति के अंदर इन्होंने कुछ क्रांति का भाव प्रस्तुत किया है। ये थी ग्राम्य प्रकृति। प्रेम वर्णन। प्रेम साहित्य की प्रत्येक युग का एक महत्वपूर्ण विषय है। हर साहित्य में हर युग में प्रेमपूर्ण कविताएं भी लिखी गई हैं, उससे भी शामिल किया गया। तो प्रगतिवादी भी इससे अछूता नहीं रहा, उसमें भी इसका प्रभाव आया। यहाँ प्रेम साहचर्य व सहज जीवन से उत्पन्न होता है। प्रेम के लिए इन कवियों को प्रकृति की गोद में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, वह तो श्रम करते समय भी महसूस किया जा सकता है। प्रेम साधारण जीवन का सहज अंग है, यह किसी विशेष परिस्थिति की मांग नहीं है, ये तो एक सहजता है जो मन में उत्पन्न होती है। प्रेम समाज से काटता भी नहीं है, बल्कि यह तो व्यक्ति को सामाजिक होने की भावभूति अर्थात व्यक्ति को दूसरे से जोड़ने की भावभूति है। त्रिलोचन ने क्या कहा है?
मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी। तो यहाँ पर देखो एक श्रमिक को, एक कृषक को काम करते हुए दिखाया गया है और यहाँ भी इन्होंने प्रेम प्रस्तुत कर दिया है कि किस प्रकार से वो दोनों आपस में मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। तो ये भी प्रेम का ही एक रूप है। मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी। मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी। यहाँ पर त्रिलोचन ने प्रेम का एक रूप प्रस्तुत किया है। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्रेम तुम्हारा। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्रेम तुम्हारा। यह है त्रिलोचन की पंक्तियां। उसके बाद ये तो था हमारा इसका भाव पक्ष, जिसे कि संवेदना कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कला पक्ष। शिल्प के अंतर्गत क्या है? काव्य रूप। प्रगतिवादी कवि जो है काव्य में प्रबंधात्मकता का अभाव है, क्योंकि यह कविता संघर्ष की कविता है। ऐसी कविता में प्रबंध के अनुशासन की उपस्थिति संभव नहीं है। तो अर्थात काव्य रूप देखें तो प्रगतिवाद में मुक्तक काव्य मिला है, प्रबंध काव्य नहीं मिला। प्रबंध के लिए जिस तटस्थता की आवश्यकता होती है वो इनमें नहीं है, वो स्थिरता इनमें नहीं है। तो प्रगतिवादी जो काव्य है वो प्रबंध काव्य ना होकर मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य की इसमें प्रधानता है, तो काव्य रूप है इसमें मुक्तक काव्य। भाषा है, प्रगतिवादी कवि सहज भाषा का प्रयोग करते हैं जो जन साधारण के जीवन की भाषा है। बिल्कुल सहज सरल जन सामान्य से जुड़ी हुई भाषा है। छायावाद ने जीवन की भाषा और काव्य की भाषा में जो अंतराल पैदा किया, छायावाद की जो भाषा थी वो कठिनता लिए हुए थी, संस्कृत निष्ठ थी, क्लिष्ट भाषा थी जिसे समझना थोड़ा कठिन था। परंतु उसने, छायावाद ने क्या, सामान्य भाषा और साहित्यिक भाषा में एक अंतर कर दिया था, एक रेखा खींच दी थी। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है, इन्होंने ऐसा नहीं किया। उस अंतराल को, उसे प्रगतिवाद ने समाप्त किया है। इन्होंने जनसाधारण की भाषा को ही अपने काव्य में लिया है। मुक्तिबोध जैसे एकाध कवि को छोड़ दें तो सभी प्रगतिवादी कवि जनभाषा का ही बिल्कुल सहज और सरल प्रयोग करते हैं। उसके बाद है लोकधुन। इस काव्य में लोक धुनों का विशेष बल दिया गया है। प्रगतिवादी कविता जो है जिस संघर्ष चेतना का प्रसार करना चाहती है उसकी सहज अभिव्यक्ति लोक धुनों में ही संभव है। कहीं कहीं इसमें लय व तुक के नियमों से मुक्ति भी दिखाई गई। अर्थात लोक जीवन, जब इस काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा, ये काव्य जनसाधारण से जुड़ा हुआ है, जन प्रतिनिधि काव्य है, तो उसी के अनुसार इसमें लोक धुन भी दिखाई देती है। तो लोक धुन इस काव्य में विशेष रूप से नजर आती है और ये इसकी सहज अभिव्यक्ति इसमें हुई है, जिसमें कि लय भी है, तुक भी है। सभी नियम जो है ऐसे कुछ नियम से बंधी हुई नहीं है, एक मुक्तता लिए हुए लोक धुन का ये काव्य है। उसके बाद है बिंब। बिंब से तात्पर्य क्या है कि ऐसा काव्य जिसे पढ़कर हमारे सामने उसका एक चित्र प्रस्तुत हो जाए, उसका बिंब प्रस्तुत हो जाए, वो है बिंब। तो बिंब प्राय सामान्य जीवन के लिए से ही लिए गए हैं। जैसे कि हमने चने की जो कविता पढ़ी, किस प्रकार से एक चने का छोटा पौधा है, वो खड़ा है, ठिंगना सा है, उसने शीश पर मुरेठा बांध रखा है गुलाबी फूलों का। तो उसे पढ़कर हमारे सामने एक चने की जो है आकृति सी बन गई है कि किस प्रकार से एक चना जो है एक मानवीकरण रूप में कवि ने कल्पना की होगी किस प्रकार से खड़ा है। तो यही बिंब है। बिंब जो है इन्होंने एक सामान्य जीवन से प्रस्तुत किए हैं। छायावादी बिंबों से भिन्न ये बिंब लोक जीवन के साधारण अनुभवों से संबंधित है। जैसे कि गीत गाकर घर लौटते मजदूर, शाम को मजदूर जो है संध्या के समय अपने घर लौट रहे हैं, गीतों में मगन है, तो वो स्थिति दिखाई है इन्होंने अपने काव्य में। पसीने में भीगा किसान, इस कविता को पढ़कर बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि हमारे सामने एक किसान जो अपने श्रम से थका हारा पसीने से भरा हुआ खड़ा है। तो इस तरह की जो कविताएं हैं वो बिंब प्रधान कविताएं हैं। कुछ पंक्तियां हम देखते हैं यहाँ। धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मायके में आई बेटी की तरह मग्न है। तो धूप का यहाँ पर मानवीकरण बिंबात्मक रूप प्रस्तुत किया गया है कि धूप जो है आंगन में इस तरह से चमक रही है जैसे कि मायके में आई हुई एक नव विवाहिता बेटी जो मग्न अपनी ही धुन में घूम रही है और नई चमचमाती साड़ी पहने हुए। तो धूप को यहाँ एक नव विवाहिता के रूप में प्रस्तुत किया है जो अपने मायके आई हुई है। ये था बिंब। उसके बाद प्रतीक। प्रगतिवादी कवि बात को जो है साफ साफ कहने के पक्ष में है। इन्हें सामान्यतः प्रतीकों का मोह नहीं है, अर्थात इनमें प्रतीकात्मकता कम है क्योंकि प्रतीक बात को छुपाते हैं। कहीं कहीं तो
कुछ प्रतीकों के प्रयोग से इन्होंने वर्ग संघर्ष की चेतना को व्यक्त करने का प्रयास किया है, जैसे कि तेज धार का कर्मठ पानी चट्टान को इन्होंने बताया है, तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है, घूंसे कसकर तोड़ रहा है तट चट्टानी। तो यहाँ पर प्रकृति का जो रूप है वो क्रांति के रूप में दिखाया गया। प्रकृति को शांत रूप में ना दिखाते हुए क्रांतिकारी रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये पंक्ति वर्ग संघर्ष को व्यक्त करती है। पानी जो है वंचित वर्ग को व्यक्त कर रहा है, पानी वंचित वर्ग को व्यक्त कर रहा है, जबकि चट्टानी जो है वो शोषक वर्ग की मजबूत स्थिति को व्यक्त कर रही है। कि चट्टान को आप ये मत समझो कि ये अचेतन है, कुछ नहीं कर सकती, ये भी मजदूर की भांति कभी कभी क्रांति रूप ले लेती है, क्रांतिकारी रूप ले लेती है, और ये भी क्रांति कर सकती है। तो यहाँ पर ये कुछ पंक्तियों के माध्यम से इन्होंने वर्ग संघर्ष को प्रस्तुत किया है। उसके बाद है व्यंग्य। प्रगतिवादी कविता में व्यंग्य क्षमता की अत्यंत प्रभावशालीता उपस्थित हुई है। व्यंग्य के माध्यम से ही इन्होंने अपनी बात को प्रस्तुत किया है। समाज के मूल हितों के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध होने के कारण ये कवि स्वार्थी व व्यक्तिवादी तत्वों को सहन नहीं कर पाते और तिलमिलाहट पैदा करने वाले तीखे व्यंग्यों का प्रयोग करते हैं। इनके कार्य में व्यंग्यात्मकता नजर आई है और समाज की जो स्थिति है उसके प्रति इन्होंने अपना आक्रोश व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। 10,000 10 लाख मरे पर झंडा ऊंचा रहे हमारा। कितने ही लोग शहीद हो गए पर हमारा झंडा आज भी ऊंचा है। तो एक तरह से इन्होंने व्यंग्य के रूप में ये भी दिखा दिया है कि देश का झंडा शान से लहरा रहा है पर उसके पीछे कितनों की बलि हुई है, कितने शहीद हुए हैं। तो 10,000 10 लाख मरे पर झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये एक तरह से इन्होंने व्यंग्य भी किया है कि कितनों की इस झंडे ने जाने ले ली है, कितनों को इसने शहीद कर दिया है, कितनों को इसने अपने परिवारों से अलग कर दिया। तो ये था कला पक्ष जिसे कि शिल्प कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा प्रगतिवाद की विशेषताओं में भाव पक्ष, संवेदना और कला पक्ष, शिल्प। धन्यवाद।